मैदानी इलाकों में आसमान से ऐसी आग बरस रही है मानो सूरज धरती के साथ अपना पुराना कोई हिसाब चुकता कर रहा हो। और इसी गर्मी से बचने के लिए लाखों लोग निकल पड़े हैं पहाड़ों की ओर। खासतौर से हिमाचल की तरफ कारों का काफिला लेकर ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे यूक्रेन की तरफ मानो रूस के टैंक जा रहे हों। सब एक साथ कतार में। लेकिन हिमाचल पहुंचकर लोगों को समझ आ रहा है कि यहाँ मौसम तो ठंडा है पर ट्रैफिक का तापमान 48 डिग्री से कम नहीं है। जिस शिमला को कभी पहाड़ों की रानी कहा जाता था, अब वहाँ गाड़ियां इतनी रेंग रही हैं कि लोग गूगल मैप्स नहीं बल्कि सामने वाले ड्राइवर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि जाम कितनी देर का है। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 24 दिनों में करीब 6,31,000 वाहन शिमला पहुंचे। इनमें सबसे ज्यादा गाड़ियां सोलन की तरफ से आई। अकेले सोलन से ही 3,70,000 से ज्यादा गाड़ियों का सैलाब आया है। यानी इतनी गाड़ियां पहुंची हैं कि अगर सभी गाड़ियों को लाइन में लगा दिया जाए ना, तो आधे लोग शिमला पहुंचने से पहले ही यू टर्न मार लेंगे। वहीं पिछले एक सप्ताह में ही 1,54,000 से ज्यादा गाड़ियां शिमला में दाखिल हुई हैं। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 3 दिनों में करीब 70,000 गाड़ियां पहुंच गई। इतनी तेजी से तो ऑनलाइन सेल में लोग कार्ट भी नहीं भरते जितनी तेजी से लोग शिमला भर रहे हैं। कालका शिमला हाईवे पर हालात ऐसे हैं कि गाड़ियां चल कम रही हैं, मेडिटेशन ज्यादा कर रही हैं। ढली से कुफरी तक लोग नेचर एंजॉय करने निकले थे, लेकिन अब वो आगे वाली कार के बम्पर का डिजाइन याद करके वापस लौट रहे हैं। लक्कड़ बाजार में ट्रैफिक ऐसा है कि अगर किसी ने वहीं मैगी बना ली तो आराम से पक भी जाएगी और वो खा भी लेगा। हालात ये हैं कि लोग होटल पहुंचने से पहले ही इतनी देर गाड़ी में बैठ चुके हैं कि अब उन्हें होटल का बेड नहीं बल्कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर चाहिए। लेकिन सिर्फ शिमला ही नहीं, मनाली और कुल्लू में भी हालात ऐसे ही हैं। टूरिस्ट स्पॉट कम और कार एग्जीबिशन ज्यादा लग रही है। पंडोह, अटल टनल, रोहतांग, नेहरू कुंड, हर जगह गाड़ियों की ऐसी लाइन लगी है जैसे मानो पूरा उत्तर भारत एक साथ हिल स्टेशन चैलेंज खोजने निकल पड़ा हो। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी जिले के पंडोह से डियोट तक कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। वीकेंड पर हालात इतने खराब हो गए कि मनाली की तरफ जाने वाले हजारों वाहन घंटों तक फंसे रहे। कुछ लोगों को सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता पार करने में 1.5 घंटे लग गए। तो आपको क्या लगता है कि आप जब ये मनाली वगैरह घूम कर आए, वहाँ पे क्या क्या चेंजेस होने चाहिए जिसकी आपकी ट्रिप अच्छी रहे? सबसे पहले तो ये जो ट्रैफिक लगता है ना, उस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक है, आना जाने का वो होता है हिसाब किताब कि भाई ऊपर जा रहा है इंसान, नीचे आ रहा है तो फिर जाम इतना लग जाता है। ये सब देखना चाहिए। फिर पेट्रोल की अगर खपत हो रही है वहाँ पे तो पेट्रोल इतना फिर कैसे पहुँचेगा। बाकी तो सब कुछ ठीक है, बस ये जाम के ऊपर बहुत है, जाम बहुत लगता है वहाँ पे जब आना और जब आप जा रहे हो तो या फिर नीचे उतर रहे हो जब। तो आपको क्या लगता है कि यू सेड कि ओवर क्राउडेड था और ट्रैफिक था, तो गवर्नमेंट को इन्हें ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए या क्या करना चाहिए, आप जैसा अगर सजेस्ट करें? Roads can be better and transportation can be lot more easier. जैसे अगर यहाँ से दिल्ली से लोग जा रहे हैं तो वो बसेस से जा रहे हैं मोस्टली, तो आप ISBT का हाल देखो, बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा। मतलब आई फेल्ट सफोकेटेड। सो वो थोड़ा सा अगर प्लानिंग बेटर हो जाए या फिर क्राउड को मैनेजमेंट कैसे करनी है वहाँ पे अगर और लोग हो तो दैट विल बी बेटर। 16 किलोमीटर, यानी अगर कोई पैदल निकल जाए तो शायद गाड़ी से पहले पहुंच जाए। कुछ लोगों को सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता पार करने में 1.5 घंटे लगे हैं। इतनी देर में तो बॉलीवुड की आधी फिल्म खत्म हो जाती है। वैसे आजकल नहीं होती है, लेकिन यहाँ लोग अभी भी फर्स्ट गियर में ही फंसे हुए हैं। पहाड़ों पर लोग सुकून ढूंढने आए थे, लेकिन अब हालात ये हैं कि सबसे ज्यादा शांति तो गाड़ी का इंजन बंद करने पर मिल रही है। और मजेदार बात यह है कि होटल वाले बहुत खुश हैं, क्योंकि टूरिस्ट चाहे जाम में फंसे हो लेकिन होटल ऑक्यूपेंसी फुल चल रही है। अब सवाल यह है कि क्या हिमाचल में टूरिस्ट ज्यादा हैं या हर टूरिस्ट अपनी अलग अलग गाड़ी लेकर पहुंच रहा है। लेह मनाली हाईवे पर भी तस्वीर अलग नहीं थी। बारालाचा और जिंगजिंग बार जैसे इलाकों में भी लंबी वाहनों की कतारें देखने को मिली। दरअसल इस ट्रैफिक जाम की कई वजह हैं। गर्मियां और गर्मी की छुट्टियां, टूरिस्ट की भारी भीड़,
कम पुलिस बल, लेन तोड़ना, 4 लेन कंस्ट्रक्शन, खराब सड़कें। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले सालों में शिमला और मनाली जैसे खूबसूरत शहर ट्रैफिक और प्रदूषण के बोझ तले दब जाएंगे। ऐसे ही एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत को अब नए टूरिस्ट शहर और नए हिल स्टेशंस बनाने की जरूरत है? एक हफ्ते के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। शिमला में सिर्फ एक हफ्ते में 1,54,000 से ज्यादा वाहनों का प्रवेश हुआ है। पिछले 3 दिनों में करीब 70,000 गाड़ियां और मई महीने में अब तक 6,31,000 से ज्यादा व्हीकल। ये सिर्फ ट्रैफिक जाम की खबर नहीं है, ये भारत के पर्यटन मॉडल पर उठता हुआ एक बड़ा सवाल है। समस्या ये है कि भारत का पूरा पर्यटन ढांचा आज भी कुछ गिने चुने शहरों पर टिका हुआ है। भारत के नक्शे पर शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ऊटी, गोवा और अब ये शहर अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा बोझ झेल रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या भारत को अब नए टूरिस्ट शहर, नए हिल स्टेशन और नए पर्यटन क्लस्टर्स विकसित करने चाहिए? अभी लोग ऐसे कह रहे हैं कि इतनी गर्मी हो रही है और हमें हिल स्टेशन पे जाना पसंद है, तो सरकार को और नए हिल स्टेशन और ये सारी चीजें बनानी चाहिए। हाँ, ये तो जरूर, ये तो होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, बहुत जरूर होना। और जैसे इतनी गर्मी बढ़ रही है तो गवर्नमेंट को नए हिल स्टेशन वगैरह पे खोलने के लिए कुछ ध्यान देना चाहिए, नए हिल स्टेशन बनाने चाहिए। अब आपको क्या लगता है कहाँ खोलेगी गवर्नमेंट, आप बताइए। मेरा व्यू, मुझे तो नहीं कुछ आइडिया है इसके बारे में। कहाँ खोल सकती है गवर्नमेंट? हिल्स पे ही खोलेगी ना। तो और कौन सा हिल्स बचा है? अब ऊटी चले जाइए तो साउथ में है, तो नॉर्थ में कहाँ खोलेगी गवर्नमेंट? वो तो एक लोकेशन होनी चाहिए ना जहाँ ओपन करे। ऑलरेडी है ही, जो अवेलेबल लोकेशन है वहाँ पे है ही ऑलरेडी। तो आपको कैसे लगता है कि अभी रिसेंटली इतने सारे लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या नए और हिल स्टेशन बनाने चाहिए और ऐसा कुछ करना चाहिए? देखिए अभी वो तो पब्लिक डिमांड ऑन डिमांड होती है। अगर भीड़ बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है, आप कहीं भी जाओ, शिमला जाओ, मनाली जाओ या उत्तराखंड कहीं जाओ जहाँ पे हिल स्टेशन हैं, तो भीड़ तो बढ़ रही है, उस हिसाब से तो बढ़ानी चाहिए। दरअसल भारत अब तेजी से घूमने फिरने वाला समाज बन चुका है। पहले जहां पर्यटन सिर्फ अमीर वर्ग तक सीमित था, वहीं अब बढ़ती आय, सस्ते फ्लाइट टिकट्स, एक्सप्रेसवे, सोशल मीडिया, वर्क फ्रॉम एनीवेयर कल्चर, इंस्टाग्राम ट्रैवल ट्रेंड ने पर्यटन को आम भारतीय की जीवन शैली का हिस्सा बना दिया है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए भारत के पास पर्याप्त विकसित पर्यटन केंद्र नहीं है। ऐसे में लोगों की पहली पसंद का शहर शिमला चेतावनी का संकेत बन गया है। सबसे पहले तो जो प्रीमियम क्लास बंदे हैं ना, वो तो जा ही रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। बिजनेस क्लास हो गया, प्रीमियम क्लास है, वो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, वो जा रहे हैं ऑलरेडी, घूम रहे हैं। जो वर्किंग क्लास है ना, वो नहीं होता, उसके पास इतना मेजर्स नहीं है कि वो छुट्टी ले या फिर टाइम निकाले या पैसे खर्च करे तो एक्सपेंस करके जाए। तो वो थोड़ा सोचते हैं चलो रहने दो और कहीं चले जाते हैं कम बजट में, ये वो। तो अच्छे वाले जो बंदे हैं प्रीमियम क्लास, वो जा ही रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं अभी कंपनी की तरफ से शिमला होके आया हूँ, तो कंपनी अगर बजट दे रही फिर तो बंदा घूम ही रहा ना, कोई इशू नहीं है। और घूमता क्या है, बंदा वहाँ जाके देखता है इतना रश है, तो अपना काम करके वापस आ जाता है और 2-4 दिन में वैसे ही बंदा बोर हो जाता है। तो अभी मैं 4 दिन वहाँ रुका था, 4 दिन में बोर हो गया, वापस आ गया। कितनी भीड़ थी वहाँ पे? बहुत रश था वहाँ पे, मतलब। और था क्या, एक मॉल रोड है शिमला में, बस उसमें ही थे, रश था बहुत ज्यादा। तो आप अभी शिमला गए, इससे पहले भी शिमला गए थे? बहुत बार गया हूँ। तो टेम्परेचर में आपको कुछ लगा फर्क? वही था, रात को और सुबह थोड़ा थोड़ा कम होता था, 15-16 डिग्री। दिन में तो नॉर्मली होता था, मतलब गर्मी नहीं थी। जैसे पहले शिमला का टेम्परेचर काफी कम रहता था और अब नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा, वैसे ही। हाँ, सेम। शिमला खास तौर पर ब्रिटिश काल में एक छोटी आबादी के लिए बनाया गया शहर था। उस दौर में गाड़ियों की संख्या कम थी, होटल्स लिमिटेड थे, टूरिस्ट भी सीमित संख्या में आते थे। लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज शिमला की बड़ी समस्याएं हैं, बेहद संकरी सड़कें, सीमित पार्किंग, बढ़ती होटलों की संख्या, पहाड़ काटकर निर्माण, पानी की कमी, भारी ट्रैफिक दबाव। लेकिन क्या सिर्फ ट्रैफिक पुलिस बढ़ाने से समस्या हल हो जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि ये समस्या सड़क प्रबंधन से कहीं बड़ी है। ये भारत की कंसंट्रेटेड टूरिज्म पॉलिसी की समस्या है। और जहाँ पे डलहौजी और शिमला आप गए हैं, तो वहाँ की सिचुएशन कैसी थी? वहाँ पे कोई और डेवलपमेंट करना चाहिए सरकार को? देखिए थोड़ा ट्रैफिक को लेकर के तो रहता है वहाँ पे। जैसे बर्फ गिरी थी तो हम लोग भी करीब 6-7 किलोमीटर गाड़ी छोड़ के पैदल जाना पड़ा था। तो जो नवयुवक है उनके लिए तो ठीक है, जो अकेले जा रहे हैं। अब जिनकी फैमिली छोटी बच्ची है, वो जाम में वहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ना वो आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। इन चीज़ों को तो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए।
आपको इतनी गर्मी पे हिल स्टेशन जाने का मन करता है? कभी कभी करता है, बाकी वो डिपेंड करता है, छुट्टी नहीं मिलती वो अलग बात है। वैसे हाँ कि होता है, बट अभी रिसेंट तो वहाँ पे इतना क्राउडेड ज्यादा हो रहा है, तो ट्रैफिक इतना ज्यादा है, कार बहुत ज्यादा रश है, तो फिर होता है कि हाँ नहीं घर पे ही बैठ जाओ। बट यहाँ ऐसे तो मैंने काफी प्लेसेस सर्च भी करी है, जैसे मनाली टाइप्स, उधर ज्यादा वो है। मसूरी शिमला हो गया, वो थोड़ा ज्यादा कॉमन सा बेसिक्स है। तो जैसे मनाली वगैरह हो गया, उधर वाली साइड थोड़ा सा कभी होता है कि हाँ कि जाए, थोड़ा एक हो जाता है ना कि हाँ कि फैमिली या मतलब फ्रेंड्स के साथ ज्यादा वो मजा आता है, तो दैट्स व्हाई। भारत का पर्यटन कुछ शहरों तक सीमित क्यों है? भारत में प्राकृतिक सुंदरता की कमी नहीं है, लेकिन विकास और ब्रांडिंग सिर्फ कुछ जगहों तक सीमित रह गई, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, तमिलनाडु में ऊटी, गोवा में खासतौर पर नॉर्थ गोवा, राजस्थान में जयपुर, उदयपुर। यानी लाखों लोग हर साल बार बार इन्हीं शहरों में पहुंचते हैं, जबकि भारत में सैकड़ों खूबसूरत छोटे शहर और घाटियां ऐसी हैं जिनकी मार्केटिंग नहीं हुई है, जहां सड़कें कमजोर हैं, जहां होटल उद्योग विकसित नहीं हुआ है, जहां एयर कनेक्टिविटी नहीं है। अब जानते हैं कि भारत को नए पर्यटन शहरों की जरूरत आखिर क्यों है। इसकी बड़ी वजह भारत की बढ़ती आबादी और मिडिल क्लास है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। 2030 तक मिडिल क्लास की बाढ़ आएगी। भारत का मिडिल क्लास और बढ़ेगा। कार खरीदने वालों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। हाईवे नेटवर्क और मजबूत होगा। घरेलू पर्यटन कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं गई हूँ, मैं शिमला भी गई हूँ, मैं काफी हिल स्टेशन तो मैं घूमी हुई हूँ। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? फॉर मी इट वाज गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बट सबसे ज्यादा मेरे को मनाली में ज्यादा मजा आया, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा था। अच्छा, तो आई विश कि हाँ दोबारा वहाँ पे जाऊँ मैं। ऐसी कोई चीज थी वहाँ पे जिसे डेवलपमेंट की जरूरत है, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल हो गया या स्टे को लेकर कुछ हो गया, जिसमें है ना सरकार कुछ चीज ऐड कर सकती है? मतलब ट्रैफिक का ही है मेन इशू, ऐसे स्टे वगैरह का इतना सच कोई इशू नहीं है, ट्रैफिक वगैरह का ज्यादा Traffic का ही है, ज्यादा अच्छा। बहुत ज्यादा। हाँ, और इतनी गर्मी हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को और ज्यादा हिल स्टेशन बनाने करने चाहिए, स्पेशली इंडिया में तो बहुत ज्यादा करने चाहिए। नहीं तो इंडिया के लोग तो जैसे कि हो गया ना सिंगापुर, बाली वगैरह उस साइड ज्यादा जाते हैं। नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट को करना चाहिए, बहुत करना चाहिए। थैंक यू थैंक यू सो मच। अगर आज शिमला की स्थिति इतनी खराब है तो 10 साल बाद क्या होगा? सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि हीट वेव टूरिज्म को बदल रही है। जलवायु परिवर्तन अब पर्यटन को सीधे प्रभावित कर रहा है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। हीट वेव की अवधि बढ़ रही है, जिसका सीधा असर पहाड़ों की ओर पलायन, गर्मियों में पर्यटन विस्फोट और हिल स्टेशंस पर अत्यधिक दबाव की शक्ल में दिखता है। इसलिए जरूरी है कि भारत को नए हिल स्टेशंस बनाने चाहिए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ये इतना आसान नहीं है। भारत नई पहाड़ियां नहीं बना सकता, लेकिन भारत नए पर्यटन क्लस्टर डेवलप कर सकता है। कम प्रसिद्ध पहाड़ी शहरों को बेहतर बना सकता है। पर्यटन का दबाव बांट सकता है, यानी लक्ष्य ज्यादा कंक्रीट नहीं होना चाहिए, बल्कि संतुलित पर्यटन होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि उत्तर भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें अनछुए पर्यटन ऑप्शन के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में जिभी है, तीर्थन वैली क्षेत्र है, शांत और कम भीड़ इको टूरिज्म के लिए ये एकदम आदर्श है। होम स्टे आधारित है, अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है। शोजा, घने जंगल हैं, ट्रैकिंग की क्षमता है, मनाली का विकल्प बन सकता है। बरोट वैली, नदी पर्यटन है, फिशिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पर किए जा सकते हैं। चितकुल, भारत तिब्बत सीमा के पास है, हाई एल्टीट्यूड टूरिज्म यहाँ पर विकसित किया जा सकता है। बेहद खूबसूरत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सीमित है। उत्तराखंड में मुनस्यारी, हिमालय व्यू है, एडवेंचर पर्यटन, स्कीइंग और ट्रैकिंग की क्षमता है। चोपता, इसमें मिनी स्विट्जरलैंड बनने की क्षमता है, ट्रैकिंग हब बन सकता है। बिनसर, जंगल और वाइल्ड लाइफ पर्यटन के लिए इसे डेवलप किया जा सकता है। लो डेंसिटी इको टूरिज्म मॉडल। कनाताल, मसूरी का ये विकल्प हो सकता है। लग्जरी इको रिजॉर्ट्स यहाँ पर बनाए जाने की क्षमता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गुरेज वैली है, बेहद खूबसूरत। बॉर्डर टूरिज्म की यहाँ पर काफी संभावना बनती दिख रही है। बंगस वैली, विशाल घास के मैदान यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ये गुलमर्ग का विकल्प हो सकता है। जांस्कर, एडवेंचर और स्पिरिचुअल टूरिज्म की यहाँ पर काफी क्षमता है। दक्षिण भारत के अनदेखे पर्यटन क्षेत्रों में से एक है।
भारत का दक्षिणी हिस्सा भी सिर्फ ऊटी और कुर्ग तक सीमित नहीं है। कर्नाटक, यहाँ पे सबसे पहले अंगुम्बे, जो कि रेन फॉरेस्ट टूरिज्म के लिए विकसित किया जा सकता है। पश्चिमी घाट जैव विविधता इको टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन सकता है। सकलेशपुर कॉफी पर्यटन होम स्टे मॉडल। कुद्रेमुख ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बनाई जा सकती है। तमिलनाडु में यरकॉड, ये ऊटी का विकल्प बन सकता है, यहाँ पर भी भीड़ काफी कम है। कोल्ली हिल्स, ये एडवेंचर पर्यटन के लिए विकसित किया जा सकता है। केरल में वागामेन घास के मैदानों के लिए जाना जाता है, पैराग्लाइडिंग यहाँ पर की जा सकती है। गावी फॉरेस्ट टूरिज्म के लिए ये जाना जाता है और इसे डेवलप किया जा सकता है। थेनमाला भारत का पहला प्लान्ड इको टूरिज्म प्रोजेक्ट। अब आती है बारी कि भारत दुनिया से क्या सीख सकता है। यहाँ हम बात कर सकते हैं कि स्विट्जरलैंड और जापान मॉडल को टूरिज्म के तौर पर अपनाया जा सकता है। स्विट्जरलैंड ने पर्यटन को सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रखा, वहाँ छोटे गांव, ट्रेन नेटवर्क, झील क्षेत्र, स्की टाउन सभी को पर्यटन से जोड़ा गया। वहीं जापान ने छोटे कस्बों, सांस्कृतिक गांवों, हॉट स्प्रिंग टाउन, लोकल फेस्टिवल्स को वैश्विक पर्यटन केंद्र बना दिया। ऐसे में पहाड़ी इलाकों से दबाव कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जरूरत है नए पर्यटन क्लस्टर तैयार करने की। भारत को 50 नए इको टूरिज्म क्लस्टर्स, 25 नए माउंटेन टाउन, 100 छोटे शहरों का पर्यटन अपग्रेड, इन जैसी योजनाओं को बनाना होगा, इस पर काम करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हिल स्टेशंस पर कार आधारित मॉडल फेल हो रहा है। ऐसे में जरूरत है इलेक्ट्रिक बस, रोपवे, मल्टी लेवल पार्किंग और पैदल पर्यटन जोन डेवलप किए जाएं। साथ ही हर पहाड़ी शहर की सीमा तय होनी चाहिए, यानी कितने होटल होंगे, कितनी गाड़ियां जा सकती हैं, कितना निर्माण किया जा सकता है, ये तय किया जाना चाहिए, वरना पहाड़ टूटेंगे। साथ ही डिजिटल टूरिज्म मैनेजमेंट बनाना चाहिए ताकि अगर शिमला फुल हो जाए तो जीभी, कनाताल, बरोट, चोपटा ऐसे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा सके ताकि टूरिस्ट की भीड़ को डाइवर्ट किया जा सके। लेकिन पहाड़ों पर सबसे बड़ा खतरा है बेतहाशा निर्माण, जिससे भारत को सावधान रहना होगा। अगर हर पहाड़ होटल, रिजॉर्ट, पार्किंग और कंक्रीट से भर गया तो पानी खत्म होगा, जंगल खत्म होंगे, भूस्खलन बढ़ेंगे, पहाड़ अस्थिर होंगे। जो संकट आज जोशीमठ और हिमाचल के कई हिस्सों में दिख रहा है वो और बढ़ सकता है। शिमला का ट्रैफिक जाम सिर्फ जाम नहीं है, ये भविष्य की डरावनी तस्वीर है। देश में पर्यटन विस्फोट शुरू हो चुका है। हर साल करोड़ों नए लोग घूमने निकलेंगे, लेकिन अगर पर्यटन सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित रहा तो भीड़ बढ़ेगी, पर्यावरण बिगड़ेगा, यात्रा अनुभव खराब होगा और पहाड़ों पर खतरा बढ़ेगा। इसलिए देश को अब नए पर्यटन शहर, नए इको टूरिज्म क्लस्टर, नए हिल टाउन और संतुलित पर्यटन नीति की जरूरत है, क्योंकि अगर एक शहर एक महीने में 6 लाख गाड़ियों का दबाव झेल रहा है तो ये साफ संकेत है कि भारत का पर्यटन भविष्य बदल चुका है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी अतीत में अटका हुआ है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।